जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा नंदवंश। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने किसके बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में। और आज जो हमें डिस्कस करना है किसके बारे में करना है, नंदवंश के बारे में डिस्कस करना है। कहां पर शासन कर रहा है, ये शासन कर रहा है मगध पर। कहां पर, मगध। आ जाओ देखो, ऐसा ही बने भाई। चलो ठीक है, चलो समझना ही तो है, आ जाएगा समझ में। देखो मगध शासन किसका है, शासन कौन कर रहा, कौन सा वंश है, नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद। कौन था, महापद्मानंद, या कह सकते हैं हम इसे क्या, उग्रसेन। तो नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद, या कौन था, उग्रसेन था। इससे पहले वंश के बारे में पढ़ा था हमने, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा था, और अब किसके बारे में पढ़ रहे हम, नंदवंश के। तो उसके बाद जो वंश आ जाता है, वंश कौन सा आ जाता है, नंदवंश। पुराणों में जो है महापद्मानंद को, पुराणों में अपरो परशुराम, सर्व छत्रात्मक और क्या कहा गया, एक अर्थ कहा गया है। पुराणों में जो है महापद्मानंद को अपरो परशुराम, सर्व छत्रात्मक और क्या कहा गया, एक अर्थ कहा गया है। महापद्मानंद ने पाटलिपुत्र में शिक्षा ग्रहण की थी, और यही शिक्षा ग्रहण की थी किसने, पाणिनि ने। ये व्याकरणाचार्य थे कौन, पाणिनि, जिन्होंने पाटलिपुत्र में शिक्षा ग्रहण की थी। और ये क्या थे, राजा के मित्र थे, किसके, महापद्मानंद के। कौन, पाणिनि। पाणिनि ने जो है संस्कृत भाषा की पुस्तक कौन सी, अष्टाध्यायी, इस पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी, किसने, पाणिनि ने। महापद्मानंद के बारे में जो जानकारी मिलती है, कलिंग का नरेश है कौन, महापद्मानंद के बारे में कलिंग नरेश, चेदीवंश है, कलिंग का चेदीवंश का नरेश है खारवेल। इसका एक अभिलेख है, और अभिलेख कौन सा है, हाथी गुम्फा। यहां लिख दूं, चलो कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है किसके बारे में, महापद्मानंद के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये उदयगिरी जो पहाड़ी है कहां पड़ती है, ओडिशा में, या ओडिशा में भुवनेश्वर है वहां पड़ती है। वहां इसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में, हाथी, इसके महापद्मानंद के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई क्या, चले आगे, ठीक है। अब इसके बाद जो शासन आ जाता है किसका, धनानंद। यहां पर जो शासन कर रहा है, कहां पर, तक्षशिला में शासन कौन कर रहा है, राजा अंबी। और यहां पर जो शासक कौन है, झेलम और चिनाब के आसपास का क्षेत्र का शासक है, झेलम और चिनाब, राजा पोरस। या हम कह सकते हैं क्षेत्र वर्तमान में पंजाब। और उस समय जो है मकदूनिया का शासक था सिकंदर III। तो इसकी स्थिति बता रहा मैं
कि जब धनानंद का शासन चल रहा था तो उस समय जो है तक्षशिला का शासक कौन था, राजा अंबी। और जो झेलम और चिनाब के आसपास का क्षेत्र है या कह सकते हैं हम पंजाब, उस समय वहां का शासक कौन था, राजा पोरस। और मकदूनिया का जो शासक था वो कौन था, सिकंदर। मकदूनिया का जो शासक था ये भी सिकंदर कौन सा, थर्ड। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या। अब सिकंदर यहां आक्रमण करता है, लेकिन सिकंदर के बारे में कुछ थोड़ी सी मुख्य बातें हैं, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। 336 ईसा पूर्व में ये क्या बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया, या हम कह सकते हैं क्या बन गया, शासक बन गया। कब बना, 336 ईसा पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 336 ईसा पूर्व में क्या बन गया, शासक बन गया। इसके जो पिता थे, पिता कौन थे, फिलिप्स द्वितीय। बल्ब का नाम याद रखियो, याद हो जाएगा, फिलिप्स सेकंड। तो बल्ब का नाम याद रख लियो। वैसे फिलिप भी आवे कहीं तो कौन था, फिलिप्स द्वितीय था। माता का नाम ओलंपिया। कौन थी, ओलंपिया। ओलंपिक खेलनी है, ओलंपिया इसकी माता है, किसकी, सिकंदर थर्ड की। पत्नी, पत्नी कौन है, पत्नी है इसकी रुखसाना। और कौन है, बैक्टीरिया। जीवाणु और कीटाणु, जीवाणु ना समझ लो, बैक्टीरिया का जीवाणु है। पत्नी है भाई इसकी बैक्टीरिया, कभी सोचो जीवाणु। इसकी पत्नी कौन है, रुखसाना और बैक्टीरिया। और भी थी पत्नियां तो, ठीक है, लेकिन मुख्य इनके बारे में ही पूछा जा तो रुखसाना है और कौन है, बैक्टीरिया। किसकी, सिकंदर थर्ड की। कहां का शासक है, मकदूनिया का शासक है। 20 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। किस अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में। कौन, सिकंदर। सिकंदर जो शिक्षा प्राप्त करता है किससे करता है, इसका गुरु है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु है, इससे शिक्षा प्राप्त करता है 20 वर्ष की अवस्था में। अरस्तु का गुरु है प्लूटो, और प्लूटो का गुरु कौन है, सुकरात। ये थोड़ी सी बात है, मुख्य बात है, याद रखियो। अरस्तु का गुरु है प्लूटो और प्लूटो का गुरु है सुकरात। यह हम कैसे करते हैं, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु कौन है, सुकरात है। अब क्या करना कि यहाँ का जो शासक था, तक्षशिला का शासक कौन था, राजा अंबी। इसे प्रथम देशद्रोही माना जाता है, किसे, राजा अंबी को देशद्रोही। इसे माना जाता है प्रथम देशद्रोही, किसे, राजा अंबी को। माना किस लिए जाता है कि सब ये जो राजा अंबी था ये ही आमंत्रित करता है आक्रमण के लिए, किसे, सिकंदर को। तो राजा देखो, देशद्रोह करना अपने ही देश में, जहां जिस जन्म भूमि पर हम जन्म ले रहे और उस जिस देश में जन्म ले रहे उसी के साथ गद्दारी कर रहे, तो बहुत गलत बात है भाई। एक बात तो तुमने सुनी, घर का भेदी लंका ढाई, तो ये तो बात तो सत्य है। तो अंबी के बारे में 2 बात मैं कहना चाह रहा, सुनो, गौर से सुनना, ठीक है। इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाले ए इंसान, इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाले ए इंसान, इतिहास हमेशा गवाह रहेगा, इतिहास हमेशा गवाह रहेगा, और तू हमेशा इस गद्दारी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। गद्दारी ना कर अपने देश से, वरना हमेशा पछताएगा। तो ये जो है यहां की बात करें, आमंत्रित करता है किसे, सिकंदर को। और सिकंदर यहां कर क्या करता है, आक्रमण करता है, कहां पर, भारत पर। और यहां का जो शासक है, पहले तो शासक राजा पोरस ही है, तो राजा पोरस ये आमंत्रित करता है 326 ईसा पूर्व में। कौन, राजा अंबी। अब यहां जो है राजा पोरस है, तो राजा पोरस के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि सिकंदर जीत जाता है और राजा पोरस पराजित हो जाता है। लेकिन सिकंदर जो है इसकी योग्यता से प्रभावित हो जा, किसकी, राजा पोरस की, और इसे दोबारा क्या कर देता है, गद्दी सौंप देता है। सिकंदर जो है विश्व के लगभग 15% पर अपना अधिकार कर लेता है, लगभग 15%, थोड़ा नहीं बैठता, 15% बहुत बैठ जाता है। अब यहां से वो आगे कूच करता है, आक्रमण करता है किस पर, धनानंद का। कुछ किताबें लिखती है कि लौट गया था, लेकिन ये बताया जाता है
कि वह आगे कूच करता है किस पर आक्रमण करने के लिए, धनानंद पर। लेकिन जैसे ही सेना राजा से, पहले तो राजा पोरस से युद्ध होने के बाद अब धनानंद से युद्ध होने वाला था, लेकिन पहले ही सेना हतोत्साहित हो जा। अब इसका एक सेनापति कौन है? कोइनस। इसका सेनापति कोइनस इसे बता रहा, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे सके कि राजा जी वापस लौटने में ही फायदा है, आगे जो है सेना चलने के लिए, युद्ध करने के लिए बिल्कुल इनकार करने की, सेना जो है बिल्कुल हतोत्साहित होगी। अब इस बात को कहने के बाद जो है सिकंदर जो है सेनापति की बात मान ले, उसका निर्णय स्वीकार कर ले और वापस लौटने का निर्णय ले लेता है। कौन? सिकंदर। इससे युद्ध होने से पूरी, युद्ध नहीं होता, युद्ध होने से पूरी सिकंदर यहां से वापस लौटने का निर्णय ले लेता है। सिकंदर के जो घोड़े का नाम था बुकाफेल। सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में पड़ता है, नामक नगर की स्थापना की। अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना कहां पड़ता है? मिस्र में। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी कितने ईसा पूर्व? 323 ईसा पूर्व। कहां हुई थी? बेबीलोन। कहां पड़ता है? इराक। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई थी, और इसका जो मकबरा है अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। किसका? सिकंदर थर्ड। और इसका जो पुत्र था उसका, वो सिकंदर फोर्थ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी प्रकार चल रहे थे। तो पुत्र कौन था? सिकंदर फोर्थ था। और इसका जो मकबरा है कहां पर? अलेक्जेंड्रिया मिस्र में। यह भी बताया जाता है कि जो इसका घोड़ा था इसके नाम पे भी एक इसने नगर बसाया था, बुकाफेल। ठीक है। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ शासन कौन कर रहा है? धनानंद जब यहाँ शासन कर रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक वही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने पर स्थापना कर देता है कौन से वंश की? मौर्य वंश की। एक बात ध्यान रखियो, ये जो थे कौन? ये नंदवंश, ये जैन मत के पोषक थे। कौन से मत के? जैन। तो नंदवंश जो थे कौन से मत के पोषक थे? जैन मत के पोषक थे। इतनी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने समझाने की तुम्हें कोशिश की। जैसा भी समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई आगे वीडियो बनाने का और भी लगे कि भाई हाँ वीडियो बनाई जा, अच्छा सा लगे, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।